इन 5 स्थानों पर कभी स्त्री को अकेला मत छोड़ना, वरना स्त्री से हाथ धो बैठोगे। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज मैं आपके समक्ष बहुत ही काम की जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यदि ये जानकारी आपने पूरी व अंत तक सुन ली तो आपकी पत्नी कभी आपसे बाहर नहीं जाएगी। वे ऐसे 5 स्थान कौन से हैं जहां हमें अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष इन 5 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है तो फिर वो बाद में सिर पीट पीट कर रोता है। प्रिय सज्जनों, आपने वो एक कहावत तो सुनी ही होगी कि घोड़ा, हथियार, शास्त्र, बीड़ा, बाणी, पुरुष और स्त्री, ये सातों चीजें पराये हाथ में पहुंचने के बाद लायक और नालायक बन जाते हैं। जैसे लोगों के पास ये रहते हैं वैसा ही ये काम करने लगते हैं। दूसरी कहावत है, राजा, लताएं और स्त्रियां सदैव ही जो इनके पास रहता है अक्सर ये उन्हीं का सहारा ले लेते हैं और उसी के साथ रहने लगते हैं। वही इनके लिए सबसे अधिक प्रिय हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि इन्हें ऐसे स्थानों पर छोड़कर ना जाएं जहां इनके खोने का डर हो। प्रिय सज्जनों, इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। हिमालय के जंगलों में एक छोटा सा राज्य बसा हुआ था। वहां का राजा था शमशेर सिंह। शमशेर सिंह का एक पुत्र था आनंद सेन। आनंद सेन बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान राजकुमार था। राजकुमार आनंद अपने पिता का बहुत ही लाडला बेटा था। उसका एक बड़ा ही प्रिय शौक था, जैसे कि राजाओं के शौक हुआ करते हैं, जंगल में शिकार करने जाना। ऐसे ही राजकुमार आनंद सेन भी रोजाना जंगल में शिकार खेलने जाया करता था और खूंखार व आदमखोर जानवरों का शिकार किया करता था। उसे ऐसा करने में बड़ा ही आनंद प्राप्त होता था। प्रिय सज्जनों, एक बार की बात है, वो राजकुमार अपने इसी शौक के चलते एक दिन जंगल को जाता है और जंगल में जाकर के अपना शिकार तलाश करने लगता है। शिकार तलाश करते करते वो बहुत ही घने जंगल में चला जाता है। तभी अचानक से जंगल में बहुत तेज आंधी आ जाती है। चारों ओर घनघोर अंधेरा छा जाता है। जब जंगल में चारों ओर घनघोर अंधेरा छा जाता है और उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में राजकुमार एक पेड़ के नीचे उसकी जड़ पकड़कर बैठ जाता है। प्रिय सज्जनों, आंधी का वेग इतना तेज था कि राजकुमार जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ को ही आंधी उड़ाकर ले जाती है। राजकुमार आनंद सेन उस वृक्ष की जड़ को बड़ी ही मजबूती से पकड़े था। आंधी का वेग जब उस वृक्ष के लिए आसमान में अपने साथ उड़ा ले जाता है तो वृक्ष के साथ साथ राजकुमार आनंद सेन भी आसमान में उड़ने लगता है। राजकुमार ने अपने मन में सोच लिया कि अब तो ये पेड़ ही मेरा सहारा है। यदि मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। यही विचार करके राजकुमार उस पेड़ पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लेता है और उस पेड़ के सहारे काफी दूर तक आसमान में ऐसे ही उड़ता रहता है। प्रिय सज्जनों, धीरे धीरे उस आंधी का वेग कुछ कम होता है। जब तक कि वृक्ष पृथ्वी पर नीचे गिरता तब तक वो दूसरे राज्य में पहुंच चुका था। जैसे ही दूसरे राज्य में जाकर के वो वृक्ष गिरता है तो उस वृक्ष के साथ साथ वो राजकुमार आनंद सेन भी नीचे आ जाता है। अब वो जगह तो उस राजकुमार के लिए एकदम से अनजान थी। तभी राजकुमार ने वहां के लोगों से पूछा कि हे भैया, ये कौन सा नगर है? तो वहां के लोगों ने बताया कि ये राजा कामचू का राज्य है जो कि चीन की सीमा से लगा हुआ है। प्रिय सज्जनों, जैसे ही राजकुमार को पता चलता है तो उसे बड़ी ही हैरानी होती है, क्योंकि कामरूप राज्य तो उसके राज्य से बहुत ही दूर था। वो इस बात को सोच सोचकर हैरान था कि वो इतनी जल्दी इस कामरूप देश में कैसे आ गया। राजकुमार ने अपने मन में धैर्य धारण किया और रात बिताने के लिए ठिकाने की तलाश में आगे की ओर बढ़ गया। प्रिय सज्जनों, कुछ दूर चलने के बाद उस राजकुमार को एक सराय दिखाई पड़ती है जहां पर राजकुमार विश्राम करके अपनी रात बिताना चाहता था। प्रभात होते ही वो इस सोच में पड़ जाता है कि अब मैं अपने देश में कैसे पहुंचूंगा। फिर वो वहां से निकलने का मार्ग खोजता है। घूमते घूमते उसने शहर में एक जगह देखा कि 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। दोनों के हाथों में बड़े बड़े खंजर थे। कुछ लोग तमाशबीन बनकर के उनका झगड़ा देख रहे थे। अब वो राजकुमार भी उसी भीड़ में जाकर के खड़ा हो जाता है। उसी बीच उसी नगर के राजा का रथ उस स्थान से गुजरा
राजा ने जब उन दोनों व्यक्तियों को लड़ते हुए देखा तो उसने अपने कुछ सैनिकों को आपस में लड़ रहे उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ने को भेजा। प्रिय सज्जनों, राजा का आदेश मिलते ही राजा के सिपाही उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ने के लिए उन दोनों के पास पहुंचे। सैनिकों को अपने पास में पाकर वे दोनों गुंडे अपनी लड़ाई तो भूल गए, वे राजा के सैनिकों से ही भिड़ गए और राजा के सैनिकों पर उन्होंने अपने खंजरों से वार कर दिया। बड़े ही मुश्किल से राजा के सिपाही अपने प्राणों की रक्षा करते हुए घायल होकर वहां से भाग आए। प्रिय सज्जनों, जैसे ही इस दृश्य के लिए भीड़ में खड़े आनंद सेन ने देखा तो ये सब देखकर उसने नगर वासियों से पूछा कि ये दो लोग कौन थे जिन्हें अपने राजा का भी खौफ नहीं है। राजकुमार आनंद सेन के पूछने पर वहां पर इकट्ठे हुए लोगों ने बताया कि ये दोनों नगर के नामी गुंडे हैं। ये इतने बड़े खूंखार हैं कि राजा के सैनिक भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं। आज तक ये कभी भी किसी की पकड़ में नहीं आए हैं। जब तक राजा अपनी फौज भेजकर इनको पकड़ना चाहता है तो ये बहुत दूर जाकर छिप जाते हैं। इनकी इसी गुंडागर्दी की वजह से पूरा नगर दुखी है। अब वो राजकुमार आनंद सेन अपने मन में विचार करने लगता है कि ये दोनों यहाँ के बहुत बड़े गुंडे हैं। लोग इनकी दहशत मानते हैं। जरूर ही ये दोनों लोगों पर अत्याचार करते होंगे। राजकुमार से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो फौरन वहां के राजा के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे महाराज, आपके नगर में दो गुंडे प्रजा के ऊपर अत्याचार करते हैं। ये बात तो आपने अपनी आंखों से भी देखी है और आप उनका कुछ भी नहीं कर पाते। प्रजा की रक्षा करना राजा का दायित्व है। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता उस राजा को राज करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए हे महाराज, यदि आप मुझे उन दोनों गुंडों को पकड़ने की आज्ञा दे दें तो मैं उन दोनों गुंडों को पकड़कर आपके सामने ला सकता हूँ। प्रिय सज्जनों, राजकुमार की इन बातों को सुनने के बाद राजा ने ऊपर से नीचे तक उस राजकुमार को देखा। कुछ देर देखने के बाद वो राजा राजकुमार से कहने लगा कि हे नौजवान, लगता है तुम इस शहर में नए आए हो। मुझे तो कोई परदेसी मालूम पड़ते हो, इसीलिए तुम इन गुंडों से परिचित नहीं हो। तुम्हें ये बात नहीं मालूम है, ये गुंडे बहुत ही बहादुर व खूंखार हैं। यदि तुम उनसे परिचित होते तो ऐसी बातें कभी नहीं करते। राजा की बात सुनने के बाद वो राजकुमार कहने लगा, हाँ राजन, मैं वास्तव में एक परदेसी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे राज्य के इन दोनों गुंडों को पकड़कर आपके समक्ष पेश कर सकता हूँ। तभी राजा बोला, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो हम आदेश देते हैं कि उन दोनों को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें मनचाहा पुरस्कार देंगे। इस कार्य में तुम्हें हमसे जो भी मदद चाहिए वो हम करने को तैयार हैं। प्रिय सज्जनों, आदेश मिलने की देर थी। अब तो बिना देर किए राजकुमार आनंद सेन उधर को ही चल पड़ा जिधर को वो दोनों गुंडे गए थे। वो राजकुमार तीर तलवार और मल्ल युद्ध में बहुत ही निपुण था। वो अकेला ही 100 पर भारी था। प्रिय सज्जनों, तलाश करते करते वो राजकुमार आनंद सेन अंत में उन गुंडों के पास पहुंच ही जाता है और हुंकार भरते हुए उन दोनों गुंडों को लड़ने के लिए ललकारता है। इसके बाद उन तीनों में लड़ाई होने लगती है। कुछ देर लड़ाई होने के पश्चात प्रिय सज्जनों, राजकुमार आनंद सेन ने उन दोनों गुंडों से उनके खंजर छीन लिए और उनके ऊपर लात घूंसों की बरसात शुरू कर दी। आज उन दोनों का सामना वास्तव में किसी वीर योद्धा से हुआ था। राजकुमार के सामने उन दोनों गुंडों की हेकड़ी निकल गई। उनका कोई भी दांव पेच राजकुमार के सामने नहीं चला और अंत में उन दोनों ने राजकुमार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वे दोनों घुटने टेक कर हाथ जोड़कर राजकुमार के समक्ष बैठ गए और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। प्रिय सज्जनों, अब उस राजकुमार ने उन दोनों गुंडों की गर्दन पकड़ी और उनको घसीटते हुए राजा के सम्मुख राज दरबार में ले गया। राजा ये सब देखकर बड़ा ही हैरान था कि एक पुरुष उन दोनों खूंखार गुंडों को कैसे पकड़ लाया। तभी राजकुमार कहने लगा कि हे महाराज, आपकी प्रजा में आतंक बचाने वाले इन दोनों हैवानों को मैं पकड़ लाया हूँ। अब आप इन्हें जो भी सजा दे सकते हो। प्रिय सज्जनों, जैसे ही राजा उस नौजवान का ऐसा पराक्रम देखता है तो ये सब देख करके बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। अब तो राजा ने उन दोनों गुंडों को अपनी जेल में डलवा दिया और राजकुमार आनंद सेन को अपने महल में बुला करके अपने साथ ले जाता है और बड़ी ही अच्छी तरह से उसका अतिथि सत्कार करता है। इसके बाद राजा ने उस राजकुमार का परिचय पूछा। राजकुमार आनंद सेन ने राजा कामसेन को अपना असली परिचय दिया
और कह दिया कि वो एक राजा का बेटा है और एक आपदा में फंस करके वो आपके राज्य में आ पहुंचा है। ये सब जानकर राजा बहुत ही अधिक प्रसन्न होता है। प्रिय सज्जनों, आपको बताते चलें कि राजा प्रसन्न क्यों होता है। उस राजा कामसेन की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। वो राजा काफी दिनों से अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश में था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा वर नहीं मिल पाया था जिससे वो अपनी पुत्री का विवाह कर पाता। लेकिन राजकुमार आनंद सेन में वे सारे गुण मौजूद थे जिन्हें राजा खोज रहा था। राजा कामसेन ने अपने यहाँ कुछ दिन और रुकने को कहा। वो और भी अच्छे से राजकुमार को परखना चाहता था। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार राजकुमार आनंद सेन उस राजा के यहाँ सुखपूर्वक रहने लगा। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। एक दिन राजा उस राजकुमार के सामने शिकार खेलने का प्रस्ताव लेकर के आता है। राजकुमार ने राजा के साथ आखेट पर जाने की हामी भर दी, क्योंकि शिकार खेलना तो राजकुमार आनंद सेन का पहले से ही प्रिय कार्य था। और इस प्रकार वो राजा और राजकुमार शिकार खेलने को जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल में पहुंचकर उन दोनों के लिए एक शेर का आखेट नजर आता है। तभी वे दोनों उस शेरों के झुंड की ओर बढ़ते हैं। दो मनुष्यों को अपनी ओर आता देखकर वे सभी शेर उठ करके खड़े हो जाते हैं। इधर राजा कामसेन ने एक शेर को अपना निशाना बनाकर उस पर भाला चला दिया, लेकिन वो शेर राजा के उस बार को बचा गया। राजा का वो भाला शेर की एक ओर से निकला चला जाता है। अब तो उस शेर ने बिजली की गति से राजा पर हमला करने की छलांग लगा दी। प्रिय सज्जनों, उस शेर का हमला इतना जोरदार था कि उस राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। प्रिय सज्जनों, जब तक कि राजा संभल पाता, इतने में दूसरे शेर ने राजा पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए राजा ने अपनी तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तब तक शेर हमला कर चुका था। उस शेर के हमले से राजा कामसेन बुरी तरह से घायल होकर के मूर्छित हो गया। अब तो दूसरा शेर राजा पर हमला करने वाला था। इतने में राजकुमार आनंद सेन अपने हाथ में तलवार लेकर के राजा और उस शेर के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार का ऐसा वार करता है कि वो तलवार शेर के सीने को चीरती हुई पार निकल जाती है और वो शेर दहाड़ता हुआ पीछे की ओर हट जाता है। तभी राजकुमार पर दूसरा शेर आक्रमण करता है। राजकुमार पीछे हट करके उस शेर पर भी वार कर देता है। दूसरे शेर के नथनों को राजकुमार ने अपनी तलवार से चीर डाला। अब तो भयंकर पीड़ा से कराहते हुए वो शेर जंगल की ओर चला गया। प्रिय सज्जनों, शेरों के जाने के बाद वो राजकुमार राजा के पास आता है और वो राजा उस समय मूर्छित हालत में था। राजकुमार ने राजा कामसेन के ऊपर जल के छींटे लगाए। उसके बाद राजा को थोड़ी देर में होश आता है और वो उठ करके बैठ जाता है। राजा ने उस राजकुमार का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा कि हे राजकुमार, आज यदि आप नहीं होते तो मेरी तो जान चली जाती। तुमने अपने साहस और वीरता के बल पर मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं तुम्हारी बहादुरी का कायल हूँ। कहो राजकुमार, मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला किस प्रकार से चुका सकता हूँ। तभी राजकुमार कहने लगा कि हे महाराज, मैंने आपके ऊपर कोई भी उपकार नहीं किया है। ये तो मेरा धर्म था। मुझे आपसे कोई भी उपहार नहीं चाहिए। चलिए महाराज, आप राजमहल को चलिए, क्योंकि आपको आराम की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। प्रिय सज्जनों, राजकुमार ने राजा को सहारा देकर ऊपर उठाया और उन्हें घोड़े पर बिठाकर राजमहलों को अपने साथ ले चला। दरबार में पहुंचकर राजा कामसेन ने ये ऐलान कर दिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इसी बहादुर राजकुमार के साथ करूंगा। प्रिय सज्जनों, उस राजा की घोषणा सुनने के बाद राजा के सभी अधिकारी कर्मचारी राजकुमारी की शादी की तैयारी में जुट जाते हैं और बड़ी ही धूमधाम के साथ राजा कामसेन अपनी पुत्री का विवाह करता है। प्रिय सज्जनों, अब वो राजकुमार भी सुंदर व सुशील पत्नी को पाकर के बहुत ही प्रसन्न होता है। दोनों पति पत्नी कुछ दिन सुखपूर्वक वहीं पर रहते रहे और धीरे धीरे कुछ महीने व्यतीत हो जाते हैं। तो एक दिन राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे पिता के महलों में रहते हुए हमें बहुत समय बीत गया है। अब हमें अपने वतन को वापस चलना चाहिए, क्योंकि ससुराल में अधिक दिन तक रहना ठीक नहीं है। उधर मेरे परिवार वालों को भी मेरे बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है कि मैं अभी कहाँ हूँ। वे लोग मेरी बहुत ही चिंता करते होंगे। प्रिय सज्जनों, अगले दिन वो राजकुमार अपने ससुर राजा से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस लौटने लगता है। प्रिय सज्जनों, राजा ने अपनी बेटी और दामाद बहुत सारा धनमाल देकर के बड़ी ही इज्जत के साथ विदा कर दिया। तभी चलते चलते वो राजकुमार एक नगर में पहुंच जाता है।
अभी उसे अपने नगर पहुंचने में कई दिन लगने वाले थे। रास्ते में और भी कई राज्य पड़ते थे। राजकुमार जब एक राज्य में दाखिल होता है तो वहां पहुंचते पहुंचते उसे संध्या हो जाती है। इसीलिए वो रात वहीं पर गुजारना चाहता है। रात गुजारने के विचार से वो एक सुंदर सा स्थान देख करके वहीं पर अपना डेरा तंबू लगा लेता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आगे का जो रास्ता है वो जंगलों से होकर गुजरेगा, इसलिए आज की रात हम यहीं पर विश्राम करके काटते हैं। कल हम यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। राजकुमारी बोली, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से वे दोनों वहीं पर डेरा तंबू लगाकर विश्राम करने लगते हैं। प्रिय सज्जनों, राजकुमार अपने डेरे में विश्राम करने को चला जाता है और राजकुमारी विंध्या भोजन बनाने की तैयारी में जुट जाती है। प्रिय सज्जनों, भोजन करने के बाद वो राजकुमारी उस जंगल की मनोहर छटा को निहारने लगती है, क्योंकि उस जंगल में उसके चारों ओर सुंदर सुंदर हरियाली छाई हुई थी। लंबी लंबी पुष्पों की लताएं थी। प्रिय सज्जनों, वो राजकुमारी अपने डेरे से बाहर खड़ी होकर ये सभी नजारा देख रही थी। तभी वहां पर एक विचित्र घटना घटती है। जिस स्थान पर राजकुमार का डेरा था वहीं पास में ही बहुत ही भारी सा वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष पर एक प्रेत निवास करता था। जैसे ही डेरे से बाहर बैठी राजकुमारी पर उस प्रेत की नजर पड़ती है तो राजकुमारी की सुंदरता देख करके वो प्रेत उस पर मोहित हो जाता है और उसे पाने की युक्ति सोचने लगता है। अब प्रिय सज्जनों, काफी अंधेरा हो चुका था। कुछ देर के बाद राजकुमारी अपने पति राजकुमार के पास डेरे में चली जाती है। इधर जैसे ही सवेरा होता है तो राजकुमार अपनी पत्नी को डेरे में ही सोता हुआ छोड़कर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के लिए जंगल में चला जाता है। अब तो राजकुमार के जाते ही वो प्रेत उस पेड़ से नीचे उतर कर आता है और राजकुमार आनंद सेन का भेष बनाकर डेरे में प्रवेश कर जाता है। उस बेचारी राजकुमारी को क्या पता था कि वो एक प्रेत है। वो तो गहरी नींद में सोई हुई थी। कुछ देर पश्चात जब राजकुमार जंगल से लौटकर अपने डेरे में वापस आता है तो अपनी पत्नी के पास अपनी ही सकल सूरत के एक व्यक्ति को देखता है। ये सब देखकर वो बड़ा ही हैरान रह जाता है कि मेरे ही रंग रूप का, मेरे ही तरह दिखने वाला ये पुरुष है कौन। प्रिय सज्जनों, उस राजकुमार की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी राजकुमार उस प्रेत से कहने लगा कि हे भाई, तुम कौन हो और मेरे डेरे में क्या कर रहे हो? ये मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी के पास आते समय तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। प्रिय सज्जनों, राजकुमार की इन बातों को सुनकर के वो प्रेत कहता है, क्या बकते हो, ये तो मेरी स्त्री है और मैं किशनगढ़ का राजकुमार आनंद सेन हूँ। लेकिन तुम कौन हो और मेरे डेरे में मुंह उठाकर कैसे चले आ रहे हो? तभी राजकुमार कहने लगा कि हे भाई, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। जिसे तुम अपनी पत्नी बता रहे हो वो तो मेरी पत्नी है, और जहाँ का अपने आप को राजकुमार बता रहे हो वहाँ का राजकुमार तो मैं हूँ। तुम कहाँ से आ गए? प्रिय सज्जनों, अब तो उन दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ता ही चला गया। उन दोनों की बहस सुन करके राजकुमारी की नींद टूट गई। जब उस राजकुमारी ने उन दोनों की तरफ देखा तो वो राजकुमारी भी बड़ी दुविधा में पड़ गई। वो राजकुमारी भी ये निर्णय नहीं कर पाई कि मेरा असली पति कौन है, क्योंकि वे दोनों देखने में हूबहू एक जैसे लग रहे थे। एक सी चाल ढाल थी और दोनों की कदकाठी भी एक समान थी। अब ऐसे में वो किस प्रकार से निर्णय करती? वो भी ये सब सोच सोच कर बड़ी ही हैरान थी कि इन दोनों में मेरा असली पति कौन सा है। अब तो प्रिय सज्जनों, वो प्रेत उस राजकुमार से कहता है कि आप मेरी पत्नी को छोड़कर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। ये मेरी स्त्री है और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तभी राजकुमार ने कहा, खबरदार, जो इसे तुमने अपनी पत्नी कहा तो ये तो मेरी धर्म पत्नी है और मैं इसको विवाह करके लाया हूँ। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार पहले तो उन दोनों में वाद विवाद होता रहा और वाद विवाद के बाद उन दोनों में हाथापाई प्रारंभ हो गई। जिस समय उन दोनों में हाथापाई हो रही थी उसी समय उस नगर के राजा के दो सैनिक उसी स्थान से गुजरते हैं। जब उन सिपाहियों के कानों में लड़ाई झगड़े का शोर सुनाई देता है तो उस शोरगुल को सुनने के बाद राजा के वो दोनों सिपाही उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। दोनों को एक जैसी शकल सूरत वाला देखकर वे राजा के सैनिक भी असमंजस में पड़ जाते हैं। उन्होंने उन दोनों से उनके झगड़े का कारण पूछा तो कारण जानने के बाद उन सैनिकों का भी दिमाग चकरा गया। उनकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि इन दोनों में कौन असली है और कौन नकली, क्योंकि दोनों की शक्लें और वेशभूषा बिल्कुल एक समान थी।
उन दोनों की शकल सूरत में लेस मात्र भी अंतर नहीं था। जब वे सैनिक भी इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि इस स्त्री का असली पति कौन है, तो वे सैनिक उन दोनों को पकड़कर उस स्त्री को साथ लेकर के राजा के दरबार में हाजिर होते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं कि ये दोनों एक जैसी शकल सूरत के हैं और इस स्त्री को अपनी अपनी पत्नी बता रहे हैं। हे राजन, हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब महाराज आप ही इस बात का निर्णय कीजिए कि इस स्त्री का असली पति कौन है। प्रिय सज्जनों, उस राजा के सामने समस्या बहुत ही जटिल थी। काफी सोच विचार करने के बाद भी वो राजा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। अंत में राजा कहने लगा कि हे भाई, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैं तुम तीनों का कोई भी निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन आप निराश बिल्कुल भी मत होना। मैं तुम्हें एक व्यक्ति बताता हूँ, तुम उसके पास चले जाओ। प्रिय सज्जनों, इतना कहकर उस राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप इन तीनों प्राणियों को लेकर के काशी नरेश के दरबार में चले जाइए। अब तो वो ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा। प्रिय सज्जनों, राजा के सैनिक उन तीनों प्राणियों को लेकर के काशी नरेश के यहाँ पहुंच जाते हैं और काशी नरेश को सारा मामला बताते हैं। तो उस राजा ने अपनी बुद्धि बल से फौरन जान लिया कि इन दोनों में से इस स्त्री का एक असली पति है और एक प्रेत है जिसने इस राजकुमार का वेश धारण किया है। इस बात का निर्णय करने के लिए राजा ने एक भट्टी तैयार कराई, उस पर एक बड़ी सी कढ़ाई रखी। इसके बाद उस राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कढ़ाई के लिए तेल से भर दो। प्रिय सज्जनों, राजा के आदेश अनुसार उस कढ़ाई में तेल डालकर उस तेल को खूब खौलाया गया। जब वो तेल पूरी तरह से खौल गया तो वो राजा उन दोनों व्यक्तियों को उस भट्टी के पास ले जाता है जिस कढ़ाई में तेल खौल रहा था और दोनों से कहता है कि तुम में से जो भी कोई दावेदार इस खौलते हुए तेल में स्नान कर लेगा और सही सलामत वापस निकल आएगा तो उसी को ये राजकुमारी मिलेगी। उस राजा की बात को सुनकर के वो बेचारा आनंद सेन तो निराश होकर के एक ओर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो तो इंसान था। उसे तो पता ही था कि यदि मैंने इस कढ़ाई में छलांग लगाई तो मैं तुरंत ही जल करके राख हो जाऊंगा। लेकिन वो प्रेत तो एकदम से ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेत कहने लगा कि हे महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं अपनी पत्नी के लिए इस खौलते तेल में कूदने के लिए तैयार हूँ। वो राजा बहुत ही समझदार था। प्रेत के इतना कहते ही राजा समझ गया कि यही नकली राजकुमार है, क्योंकि कोई भी इंसान गरम तेल की कढ़ाई में नहीं कूद सकता। तभी तुरंत ही राजा ने अपने पीछे खड़े तांत्रिक को इशारा कर दिया। इशारा पाते ही तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से उस प्रेत को बंधक बना लिया और इस प्रकार से काशी नरेश ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब अपनी पत्नी राजकुमारी को पाकर के राजकुमार बहुत ही प्रसन्न था। उसने राजा का बार बार आभार प्रकट किया और कहने लगा कि हे महाराज, यदि आप ना होते तो कभी भी मेरी पत्नी मुझे नहीं मिल पाती और ना ही ये निर्णय हो पाता कि असली पति कौन है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी हुई जो आपने मुझे घोर मुसीबत से बचा लिया। मैं आपका सदैव ही जीवन भर ऋणी रहूंगा। राजा ने कहा कि हे राजकुमार, हमने ये निर्णय करके आप पर कोई भी एहसान नहीं किया है, क्योंकि ये तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसके द्वार से कोई भी फरियादी खाली हाथ वापस न जाए। हमने तो अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन राजकुमार, इसमें कुछ दोष आपका भी है, जिसके कारण उस प्रेत के लिए आपकी पत्नी को हत्याने का मौका मिल गया। राजा काशी नरेश उस राजकुमार को समझाते हुए कहते हैं कि हे नौजवान, कुछ स्थान, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति इन 5 स्थानों पर अपनी पत्नी को छोड़कर जाता है, वो अपनी पत्नी से सदा सदा के लिए हाथ धो बैठता है। उसका हाल ठीक ऐसा ही होता है जैसे कि थोड़ी देर पहले आपका था। तभी राजकुमार पूछता है कि हे महाराज, वो 5 स्थान कौन से हैं जहां अपनी स्त्री को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो राजा काशी नरेश राजकुमार आनंद सेन को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजकुमार, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें उन 5 स्थानों के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, हे राजकुमार, पहला स्थान वो है कि आपके सामने कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, कितना भी विकट समय हो, अपनी स्त्री को कभी भी पराये पुरुषों के बीच में अधिक समय के लिए अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। फिर चाहे वो आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, चाहे वो आपके कितने भी विश्वासी हों, स्त्री के मामले में
सगे से सगे पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकांत स्थान पाकर के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपनी कुटिल मनसा में सफल हो जाते हैं। काम के वशीभूत होकर के मनुष्य सगे रिश्ते नातों को भी तार तार कर देता है। ये घोर कलयुग है और कलयुग में मित्रता अक्सर स्वार्थ के बस होती है। इसलिए स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मीठी मीठी बातें करने वाले, आपका होने का दावा करने वाले पर विश्वास करके आप अपनी स्त्री को उसके साथ कुछ पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ें। बेशक आपकी पत्नी गलत ना हो, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा हो, आपकी पत्नी संस्कारी हो, अपने सतीत्व पर कायम रहने वाली हो, किसी पर पुरुष की ओर आंख उठाकर नहीं देखती हो, फिर भी पर पुरुषों में उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है उनके ही मन में आपकी स्त्री को देखकर दूषित भाव उत्पन्न होने लगे हों, क्योंकि प्रिय सज्जनों, धोखा वही देता है जिस पर हम भरोसा करते हैं, और जिस पर हम भरोसा ही नहीं करेंगे वो हमें धोखा क्या देगा। इसलिए ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी का साथ छोड़कर कभी भी ना जाएं। अगर कोई जरूरी काम भी आ जाए तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे के सहारे छोड़कर अपनी पत्नी को नहीं जाना चाहिए। उसको अपने साथ ले जाने का प्रयास करें, यही आपके लिए हितकर होगा। दूसरी बात यह है कि यदि आपकी पत्नी निर्दोष है और दुनिया वाले या फिर आपके परिवार वाले आपकी पत्नी पर कोई लांछन लगा रहे हैं या फिर कोई गलत आरोप लगा रहे हैं, और आपको इस बारे में अच्छी प्रकार से पता है कि आपकी पत्नी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आपकी पत्नी को दोषी ठहराया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी कभी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आप ऐसी परिस्थिति में उसे अकेला छोड़ देंगे, उसका साथ नहीं देंगे, तो वो अंदर से बिखर जाएगी, आपके ऊपर से उसका विश्वास हट जाएगा। और जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो विश्वास पर ही टिका होता है, और जिन रिश्तों में विश्वास की नींव कमजोर पड़ जाती है उन रिश्तों में दरार आ जाती है। उस परिवार को बिखरने में जरा भी देर नहीं लगती। इसीलिए इस बात का ध्यान रहे, जब दुनिया वाले या आपके सगे संबंधी आपकी पत्नी पर झूठा लांछन लगाएं या उसे नीचा दिखाने का प्रयास करें, उन परिस्थितियों में आप उनके साथ रहें तो कभी भी आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। तीसरा स्थान है, यदि आपकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ी है और उस समय उसको आपके सहारे की आवश्यकता हो, तो इन परिस्थितियों में भी आपको अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए और उसकी तन मन से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि पति पत्नी दोनों एक ही गाड़ी के वो पहिए होते हैं जिनके ऊपर परिवार का पूरा बोझ होता है। यदि ऐसे में एक भी पहिया कमजोर पड़ गया तो फिर चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा नहीं सकते, कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। कुछ लोगों की ये मानसिकता होती है कि वे स्वयं को ही कर्ता धर्ता मानते हैं। वे अपने मन में यही सोचते हैं कि हमारे सहारे से ही हमारा ये घर चलता है। तो हम आपको बताते चलें, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। यदि आपको सुबह समय से नाश्ता नहीं मिले, कपड़े धुले हुए नहीं मिले, दोपहर का लंच ना मिले, तो क्या आप वो काम कर सकते हैं जिस काम की वजह से आपके घर में पैसे आते हैं? एक स्त्री को घर में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, स्कूल के लिए बच्चों को तैयार करना, घर की साफ सफाई करना, और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। आपको तो फिर भी साप्ताहिक अवकाश मिल जाता है, लेकिन उस बेचारी को तो वो भी नसीब नहीं होता। ऐसी स्थिति में वो कभी बीमार पड़ भी जाए, कोई उसे रोग घेर ले, तो ऐसी परिस्थिति में कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खूब ही मन लगाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। चौथा है, जहाँ पर कुटिल और चरित्रहीन स्त्रियां निवास करती हों, ऐसे स्थान पर भी कभी भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसे स्थान पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़ेंगे तो दुष्ट स्त्रियां पतिव्रता स्त्री का भी चरित्र बिगाड़ सकती हैं। जिस प्रकार सड़े हुए फलों की टोकरी में यदि आप कोई अच्छा फल रख देते हैं तो कुछ समय पश्चात उस अच्छे फल से भी दुर्गंध आने लगती है। संगत का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इसीलिए सदैव ही याद रखना कि जहाँ दुष्चरित्र स्त्रियां रहती हैं, ऐसे स्थान पर कभी भी अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पांचवी और अंतिम बात समझाते हुए राजा काशी नरेश कहते हैं कि हे राजकुमार, अब तुम पांचवें स्थान के बारे में भी सुन लो। पांचवा स्थान वो होता है जहाँ सुनसान इलाका हो, जहाँ लोगों का आवागमन ना हो। ऐसे स्थान पर कभी भी
अपनी स्त्री को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जो पुरुष निर्जन स्थान पर अपनी स्त्री को अकेला छोड़कर जाते हैं वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। स्त्री के ऊपर तामसी शक्तियां बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। निर्जन स्थान पर स्त्री को अकेला पाकर के भूत प्रेत बाधाएं लग जाती हैं। ऐसे स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर जाने की गलती ना करें। यदि तुम इन 5 स्थानों का ध्यान रखते हो, अपनी स्त्री को इन 5 स्थानों पर अकेला नहीं छोड़ते हो, तो जिंदगी में आपको कभी भी पछताने का मौका नहीं मिलेगा। कभी भी आपकी स्त्री आपसे दूर नहीं जा सकती। प्रिय सज्जनों, अक्सर कुछ स्त्रियां गलत होती नहीं हैं, पर हम लोग उन्हें गलत होने के लिए मजबूर कर देते हैं। हम उन्हें वो मौका दे देते हैं कि वे गलत होने के लिए विवश हो जाती हैं। कई बार हम उन पर व्यर्थ का क्रोध बरसाते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं। कई बार उन्हें हम अकारण मारते पीटते हैं। कई बार हम उन्हें अकेला रहने के लिए विवश कर देते हैं और कई बार हम उनकी इच्छाओं को अधूरा रखते हैं, अर्थात उनकी इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इस कारण से प्रिय सज्जनों, ऐसी स्त्रियां अपने पुरुषों से सदा सदा के लिए दूर हो जाती हैं। तो कैसी लगी प्रिय सज्जनों आज की हमारी ये कहानी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अच्छे अच्छे कमेंट करना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।